हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्रस्थान के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम मात्रा सीतीय अध्याय है, ठीक है, जो कि स्वस्थ चतुष्क के सबसे पहले चैप्टर में आते हैं, उसके सेकंड वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भेषज एंड स्वस्थ चतुष्क को अच्छे से समझे, उसके साथ साथ जो है आहार विषयक विचार जो कि इस चैप्टर का पहला हेडिंग है उसको कवर किए। आज के वीडियो में जो है इस चैप्टर के सेकंड हेडिंग जिसमें हम लोग स्वस्थ वृत्त का वर्णन अर्थात पर्सनल हाइजीन उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये स्वस्थ वृत्त जो है आपको चरक के साथ साथ थर्ड ईयर के जो है एक सब्जेक्ट भी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगा, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जिसके अंदर हम लोग अंजन, धूमपान, नस्य, दंत पवन, जिह्वा निर्लेखन, मुख में सुगंधित द्रव्य धारण, स्नेह गंडूस, शिरो अभ्यंग, कर्णपूरन, शरीर अभ्यंग, पाद अभ्यंग, शरीर परिमार्जन, स्नान एक्सेट्रा इन सभी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यदि आप इस स्वस्थ वृत्त को वाग्भट जी के दिनचर्या से को रिलेट करना चाहें तो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम हैं। ओके, जो वाग्भट जी के दिनचर्या थे उनमें 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट थे, जैसे कि उन्होंने पहला ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते करके जो है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने को कहा था, देन आफ्टर शौच वगैरह ये सारे कर्म करने को कहा था। लेकिन आप जब चरक पढ़ोगे, यानी कि चरक के दिनचर्या जो स्वस्थ वृत्त के फॉर्म में है, तो इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जागने की बात नहीं की। तो दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस यह रहा होगा कि जो वाग्भट जी की जो काल जो था वो थोड़ा मॉडर्न था एज कम्पेयर टू चरक। जैसे अभी की काल देखा जाए तो उससे भी थोड़ा मॉडर्न है। तो क्या है कि दिनचर्या में थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अभी के समय में नॉर्मली लोग जो है सुबह में दूसरे की बात क्या करें, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे ऐसे मॉर्निंग में जागने को हैबिचुएट हो गए हैं। ऐसे ही वाग्भट के टाइम में भी थोड़ा लेट उठते होंगे, इसलिए उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था ब्रह्म मुहूर्त में उठना। चरक के समय में ऐसा रहा होगा कि वो जो है थोड़ा पुराना काल था, तो उस समय में लोग हैबिचुएटेड होंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने को, इन्हें इसलिए उन्होंने ये चीज़ जो स्पेशली मेंशन नहीं किया। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अंजन से। ओके, स्वस्थ वृत्त का सबसे पहला हेडिंग इन्होंने अंजन दिया है। ओके, पहले मैं यहाँ थोड़ा ये भी चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि स्वस्थ वृत्त में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, वैसी दिनचर्या जिसके ज़रिए हम लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्दी लाइफ को मेंटेन रख सकते हैं, हम लोग बीमार नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीज़ जो है स्वस्थ वृत्त में आते हैं। इसके लिए आचार्य चरक ने एक दिनचर्या फॉर्म में बना के दिया कि आप अंजन करो, उसके बाद धूमपान वगैरह ये सब करना। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने अंजन के बारे में क्यों कहा, तो इसके पीछे इन्होंने यह रीजन जो है विमर्श में चक्रपाणी के थ्रू यह दिया गया है कि नेत्र को जो है शरीर में आई जो है नेत्र, इनको सर्वश्रेष्ठ रखा गया, जिस कारण अंजन का वर्णन सबसे पहले किया गया। ओके, अब जो अंजन कर्म है इसको लगाने के लिए जो प्रधान इंद्रिय वो कौन है, साथ साथ जो व्यापक इंद्रिय कौन है वो बताएं। जो प्रधान इंद्रिय है वो है चक्षु, साथ में व्यापक इंद्रिय है त्वक, यानी कि जो ये आई है हमारा, तो आई हो गया प्रधान इंद्रिय। और लेकिन अंजन जो हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, उस आई का जो स्किन है वहीं पे लगाते हैं ना। ओके, अंजन आप जानते होंगे जिसको काजल या आई सेल्फ्स कहते हैं, वही अंजन है। ओके, सबसे पहले अंजन पढ़ रहे हैं, तो अंजन तो हम जान गए आँख में लगाना है, ठीक है, आँख के लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरी बात ये है कि आचार्य चरक ने अंजन दो तरह का बताया, एक है आपको सौवीरंजन एंड दूसरा है रसांजन। ओके, जो सौवीरंजन है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि सौवीरंजनम नित्यम हित अक्षणों प्रयोजयेत। ओके, जो सौवीरंजन है इसका नित्य प्रयोग करना, प्रत्येक दिन लगाना, ये आँख के लिए जो बेनिफिशियल होता है। जबकि जो रसांजन है, रसांजन को तीक्ष्ण अंजन भी कहते हैं। जो रसांजन है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि पंचरात्रे, अष्टरात्रे व श्रावण अर्थ है, यानी पंच हो गया 5th एंड अष्ट हो गया 8th। साथ साथ यहाँ वर्ड रात्रे आया, यानी कि 5th नाइट और 8th नाइट, यानी 5वें रात में या 8वें रात में रसांजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जो 1 वीक प्लस 1 डे 8 डे का शेड्यूल बना रहे हैं, तो इस दिन सौवीरंजन 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 सौवीरंजन, इस दिन रसांजन, देन सौवीरंजन सौवीरंजन, इस दिन रसांजन। 5th या 8th डे जो है उसके रात में हमको रसांजन का प्रयोग करना है, दिन में रसांजन का प्रयोग नहीं करना है, इसीलिए रात्रे वर्ड स्पेशली आया।
ओके। साथ साथ अब ये जानते हैं कि पांचवें रात में पहला पॉइंट ये जानते हैं कि इसको रात में ही क्यों प्रयोग करते हैं। साथ साथ जो ये तीक्ष्ण अंजन है इसको 5th डे क्यों प्रयोग करते हैं, हर दिन क्यों नहीं करते। ओके, तो पहला पॉइंट ये कवर करते हैं कि इसको डेली प्रयोग क्यों नहीं करते। तो उसके पीछे इन्होंने रीज़न ये दिया है कि चक्षुषो तेजोमयम, क्या है, चक्षुषो तेजोमयम तस्य विशेष श्लेष्मतो भयम। जो चक्षु है, जो नेत्र है, वो तेजमय होता है। तेज मतलब अग्नि, ठीक है। अग्नि महाभूत का डोमिनेंसी होता है आँख में, ये बात हम सब जानते हैं। सो इसको सबसे ज़्यादा डर या भय किस चीज़ का होता है, तो विशेष रूप से श्लेष्म का भय होता है, कफ का भय होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु हो गया आपका अग्नि महाभूत डोमिनेंस, और जो हमारा कफ होता है, कफ में मेनली जो है जल महाभूत की डोमिनेंसी होती है, और आग को क्या होता है, जल बुझा देता है ना, इसीलिए आग को सबसे ज़्यादा जल का डर, पानी का डर होता है। इसलिए चक्षु जो है तेजोमय है, इसलिए इसको श्लेष्म का भय होता है, क्योंकि श्लेष्म जल महाभूत का डोमिनेंस होता है। सो आँख को इस श्लेष्म से बचाने के लिए हमको ये जो श्लेष्म हर क्रिया करते हैं ताकि दृष्टि प्रसादन हो, नेत्र जो है स्वस्थ रह सके, इसलिए ये श्लेष्म हर क्रिया करते हैं, यानी कि तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करते हैं। तीक्ष्ण अंजन जो है श्लेष्म निकालने वाला होता है। अब इसको जो है डेली क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि डेली करेंगे तो आई क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकल जाएगा ना। सो इसलिए हम इसको डेली नहीं कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम इन्होंने 5th और 8th डे बताया। ओके, यहीं पर जो वाग्भट जी की बात करेंगे तो उन्होंने कहा पंचरात्रि एंड सप्तरात्रि व, उन्होंने 5th नाइट एंड 7th नाइट ऐसा कहा है। सो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो तीक्ष्ण अंजन या रसांजन है उसका प्रयोग दिन में ना करके रात में ही क्यों करते हैं। ओके, तो इनके बारे में इन्होंने यह बताया है कि दिवातन ना प्रयोक्तव्यम नेत्रो तीक्ष्ण अंजनम, जो तीक्ष्ण अंजन या रसांजन है उसको जो है दिवातन ना प्रयोक्तव्यम, तन ना, दिन में जो है इसका प्रयोग नहीं करते, किसका, तीक्ष्ण अंजन का। क्यों? तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि विरेक दुर्बला दृष्टि आदित्यम प्राप्य सिद्धति, यानी विरेचन हो जाता है। जो तीक्ष्ण अंजन क्या होता है, मेनली जो श्लेष्म को निकालने वाला होता है, यानी जल को निकालने वाला होता है, तो जल का विरेचन होता है। तो आँख से जो जल निकल चुका है तो क्या हुआ, ऑलरेडी जो है डिहाइड्रेशन का कंडीशन है आँख में। साथ साथ दिन के समय में जो है आदित्य यानी सूर्य प्रकाश में जो है और ज़्यादा डिहाइड्रेट होने की वजह से क्या होगा, नेत्र दुर्बल हो जाता है, नेत्र कमज़ोर हो जाता है, विजन लॉस होने का संभावना रहता है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी विरेचन करके हम जो है डिहाइड्रेट कर रखे हैं, और सूर्य प्रकाश में जो है और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। सो विजन लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से दिन के समय में जो है ये तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। सो आगे इन्होंने कहा है कि तस्मात् श्राव्यम निशायाम तो ध्रुवम अंजनम इष्यते, यानी कि ध्रुवम निश्चित रूप से जो है ये जो श्रावण का प्रोसेस करने वाला जो अंजन है उसको निशा यानी रात के समय में ही करना है। ओके, कुछ और पॉइंट यहाँ कवर कर लेते हैं हम लोग। जो अंजन के भेद आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तो हम लोग जान चुके हैं कि सौविरंजन एंड रसांजन 2 तरह के होते हैं। देन रसरत्न समूचे की बात की जाए तो इन्होंने 5 तरह का अंजन बताया। 2 तो सौविरन रसांजन है ही, इसके अलावा 3 और हैं, श्रोतंजन, पुष्पांजन एंड नीलांजन। ओके, साथ साथ जो आचार्य चरक इन्होंने सौविरंजन को श्रेष्ठ माना, जबकि सुश्रुत ने श्रोतंजन को श्रेष्ठ माना है। इसके बाद जो है आचार्य चरक ने यहाँ अंजन एंड आश्चोतन, इसकी प्रशस्ति या फलश्रुति, यानी कि इसकी एक तरह से उपमा या कंपैरिजन करके बताया है कि क्या बेनिफिट होगा आप अंजन कर रहे हो तो। ओके, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नवसिंधुवत, यानी कि जो दृष्टि है वो स्वच्छ होकर के, नवसी क्या, वो आकाश, तो आकाश में जिस तरह निर्मल या स्वच्छ चंद्रमा होता है ना जो शाइन करता है, बिल्कुल वैसा ही दृष्टि हो जाएगा आपका यदि आप अंजन कर रहे हो तो उस तरह निर्मल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है कि अंजन आश्चोतन ऐसे करके 2 कर्म बताए इन्होंने आँख के लिए आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने इनके अलावा 3 और माना है, तर्पण, पुटपाक, सेक। कहने का ये मतलब है कि आँख के लिए बेनिफिशियल सिर्फ अंजन आश्चोतन नहीं है, ये सारे चीज़ भी है, बस आप आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इस जगह पे यही 2 जान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ऋतु के अनुसार अंजन का प्रयोग, यानी कि किस ऋतु में किस तरह का अंजन को जो है किस समय लगाना है वो है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि हेमंत एंड शिशिर ऋतु में मध्याह्न यानी कि मिड डे जो होता है उस समय लगा सकते हैं। ग्रीष्म एंड शरद ऋतु, इन दोनों में जो पूर्वाह्न एंड अपराह्न,
इन दोनों में टाइम में लगा सकते हैं, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग इन दोनों टाइम में। एंड वर्षा ऋतु में ना अभरे ना अति उष्ण, यानी कि जब आकाश में बादल नहीं हो या फिर जब बहुत ज़्यादा धूप या सनलाइट निकला हो उस समय में हम यूज नहीं कर सकते हैं, या ना किया। और सब में इन दोनों में लगाना है, इसमें ना वर्ड करके दिया, इस टाइम में नहीं लगाना, यानी अभ्र और अति उष्ण में, ठीक है। देन वसंत ऋतु में क्या है, सदैव, किसी भी समय में आप इसको लगा सकते हैं। अंजन के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है धूमपान पढ़ते हैं, ओके। तो धूमपान का मतलब आप लोग ये मत समझिए कि जो स्मोकिंग करते हैं वो हो गया, ये भी स्मोकिंग है, लेकिन इसको जो है मेडिकेटेड स्मोकिंग कहते हैं। बेसिकली सिगरेट की तरह ये भी स्मोकिंग है, इसमें भी सिगरेट होल्डर चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल सिगरेट जो अभी के समय में लोग पीते हैं उसमें क्या होता है, निकोटीन रहता है, जो ड्रग, या निकोटीन ना हो करके मेडिसिन होता है, मेडिकेटेड ड्रग्स होता है, ओके। सो धूमपान करने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक धूमवर्ती एंड दूसरा धूम नेत्र, ओके। जो सबसे पहले हम धूम नेत्र जानते हैं, उसका एक डायग्राम जो है ओवरव्यू दिखाया गया है यहाँ पे। धूम नेत्र का मतलब वो एक तरह से सिगरेट होल्डर, ये कैसा होना चाहिए, तो ये कोमल एंड रिजू, कोमल बोले तो सॉफ्ट होना चाहिए एंड साथ साथ रिजू यानी स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। जैसा कि यहाँ है, इसमें जो 3 कोस यानी 3 बल्ज होना चाहिए, 3 उभरा हुआ भाग, ओके। साथ साथ जो है कोल अस्थि अग्रभाग, जो इसका आगे का भाग है उसका पोर्स जो है इतना ही छोटा होना चाहिए जिससे कि जो कोल अस्थि यानी जो बेर का जो गुठली होता है ना वो निकल सके, बस उतना ही डायमीटर होना चाहिए। एंड जो ये बना हुआ है आपका सिगरेट होल्डर धूम नेत्र, वो जो मटेरियल होगा उसमें स्वर्ण एक्सेप्ट्रा जो भी ड्रग जो बस्ती नेत्र बनाने में जिस द्रव्य का जो यूज करते हैं उन्हीं का यूज कर सकते हैं, ओके। सेकेंड इसमें चाहिए धूमवर्ती। धूमवर्ती जो है यव के साइज़ का होता है जिसको इसमें एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ओके, इस धूम नेत्र में, और उसके बाद जो इधर से खींचते हैं, धूमपान करते हैं, ओके। तो अब जो यहाँ पे एक और पॉइंट कवर करते हैं, जैसे इसमें 3 कोस हो गया, साथ साथ जो है धूमपान जो है धूम नेत्र से ही क्यों पीते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें इन्होंने बताया कि ये जो 3 कोस होते हैं, 3 बल्ज पोर्शन होते हैं, जिसके वजह से जब स्मोक अंदर की ओर आता है, मुंह की तरफ आता है इस डायरेक्शन में, तो इस उभरे हुए भाग की वजह से इसका क्या होगा, वेग जो है कम हो जाता है। वेग कम होने की वजह से इंद्रियों पे जो है बहुत ही स्पीड के साथ ना प्रहार करके जो है धीरे से आता है, जिसके वजह से इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो करके बेनिफिट पहुंचाता है। सो इसलिए धूमपान जो है धूम नेत्र से ही करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है धूमवर्ती है, उसके बारे में देखते हैं। सो धूमवर्ती क्या हुआ, एक तरह से मेडिकल सपोजिटरी हो गया, बेसिकली सपोजिटरी हुआ, जैसे कि एनल सपोजिटरी होता है वैसे ये भी सपोजिटरी हुआ, जो कि इस धूम नेत्र में इंसर्ट करते हैं ताकि धूमपान किया जा सके, ओके। तो बेसिकली आचार्य चरकनीसी धूमवर्ती के बेसिस पे 3 तरह का धूमपान बताया, प्रायोगिक, स्नेहिक एंड शिरोविरेचनिक। आपको ये 3 नाम याद रखना है, प्रायोगिक, स्नेहिक एंड शिरोविरेचनिक, ओके। जो इसमें जो मेनली थिंग्स देखा गया वो है कि प्रायोगिक पित्त सामक होते हैं, स्नेहिक वात सामक एंड शिरोविरेचनिक मेनली जो है कफ सामक होते हैं। अब जैसा नाम है प्रायोगिक पित्त सामक है, तो इसमें प्रयोग होने वाले जो द्रव्य होंगे वो मेनली कैसे होंगे, शीतवीर्य वाले होंगे। तो इसीलिए शीतवीर्य वाले जो द्रव्य जैसे हरेनुका, प्रियंगु, पृथ्वी का, केसर, चंदन, मधुक, सर्जरस एक्सेप्ट्रा, टोटल 32 ड्रग्स का नाम इन्होंने बताया है। प्रायोगिक स्नेह पान करने के लिए जो धूमवर्ती बनाएंगे उसमें ऐसे 32 ड्रग्स का यूज करेंगे जो शीतवीर्य वाले होंगे, ठीक है। तो ये कैसे प्रायोगिक वगैरह जो धूमवर्ती के बेस्ट पे हुआ, तो बेसिकली इन सारे ड्रग्स के हेल्प से धूमवर्ती बनाए जो प्रायोगिक हेल्प के प्रायोगिक धूमपान के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही स्नेहिक में जो है वासा जो स्नेह होते हैं, वासा, घृतन, जीवन्यकरण की जो औषधियाँ होते हैं, तो इन सभी औषधियों के हेल्प से जो धूमवर्ती बनाते हैं उसको स्नेहिक धूमपान में करते हैं, जो मेनली वात शमन के लिए होते हैं। और शिरोविरेचनिक में भी ऐसे ही श्वेता या अपराजिता, देन ज्योतिषमती, हड़ताल, मनशिला, गंधवर्ग औषधियाँ, इन सभी का यूज किया जाता है जो मेनली शिरोविरेचन कर्म में आते हैं।
सो धूमवर्ती जो होता है वो कैसे बनाते वो देखते हैं। धूमवर्ती बनाने के लिए आपको एक सरकंडा लेना होगा। सरकंडा बेसिकली एक सिलेंड्रिकल रोड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो भी अभी मेडिकेटेड ड्रग्स है उसका पेस्ट जो है बना करके लगाना है, और उसको कैसा शेप देना है, यव का आकार का। ओके, यव सन्निभामवर्ती, यव जो जौ होता है, दोनों एंड जो है पतला और बीच में थोड़ा उभरा हुआ, उस यव के शेप का जो है हमको वर्ती बनाना होता है। फाइनली जो है इस पेस्ट को जो इस सरकंडा के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद जो इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद इस सरकंडा को बाहर निकाल लेंगे और जो बचा उस वर्ती को स्नेह टीसी जो भी है उसमें डाल करके फिर सिगरेट होल्डर में डालते हैं, और उसके बाद जो है आग लगा कर पीछे से और इधर वाले जो रीजन माउथ वाले रीजन में होते हैं वहाँ से स्मोकिंग करते हैं। ओके, तो धूमवर्ती के बारे में पहला तो हो गया कि यव सन्निभम। दूसरा बात ये बताया है कि अंगुष्ठ समान मोटी एंड 8 अंगुल लंबी, यानी अंगुष्ठ संमिताम कुर्यात 8 अंगुल समामिषक, यानी कि इसका जो थिकनेस होता है वो अंगूठा के जितना मोटा। जैसे कि आप एक यहाँ पाम का फिगर देख रहे हैं तो अंगूठा जितना मोटा होगा, साथ साथ 8 अंगुल लंबी। 8 अंगुल लंबी का क्या मतलब है, जो ये 4 अंगुल है तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ हुई ये हो गया 4 अंगुल, ऐसा 4 अंगुल और कर लेंगे तो ये हो गया 8 अंगुल। आपको ऐसा नहीं लेना कि एक फिंगर प्लस एक फिंगर प्लस एक फिंगर, ये 4 अंगुल नहीं हुआ, 4 अंगुल ये हुआ। सो 8 अंगुल लंबा एंड अंगूठा के जितना मोटा धूमवर्ती बनाना है। ओके, वाघभट जी ने क्या कहा है कि सरकंडा के ऊपर 5 बार लेप करके वर्ती बनाना है। ओके, साथ साथ जो धूम का टाइप्स है, अभी हमने चरक का तो जान ही लिया है कि विरेचनिक, स्नेहिक एंड प्रायोगिक 3 तरह का है। सुश्रुत जी ने 5 तरह का धूमपान जो है बताया है। उन 5 में जो है 3 तो कॉमन है, स्नेहिक, प्रायोगिक एंड विरेचनिक। 2 एक्स्ट्रा क्या इन्होंने ऐड किया, कासग्न एंड वामनीय। एंड वाघभट सारंगधर ने 6 तरह का बताया। इन्होंने क्या किया, 5 तो कॉमन हो गया अब तक का, 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वरण धूपन। सो धूमवर्ती की लंबाई तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम जान चुके 8 अंगुल। यहीं पर सुश्रुत एंड वाघभट जी के भी पढ़ लेते हैं, तो इन्होंने बताया कि 12 अंगुल लंबा होता है धूमवर्ती। ओके, जो यव शेप बनाया था ना ये 12 अंगुल लंबा होता है सुश्रुत एंड वाघभट के अकॉर्डिंग, जबकि चरक ने 8 अंगुल बताया। एंड धूमपान से अब क्या लाभ है, बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। तो बहुत सारा लाभ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ बताया है, जैसे कि पांडुता मुख है, यानी कि जो फेस का कलर हो गया वो पांडु वर्ण का होगा। देन खालित्य, पिंजरत्व, जो केशानाम पतनम तथा, खालित्य हो गया खाली होना यानी बाल्डनेस, पिंजरत्व हो गया आपका येलोइंग ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गया, साथ साथ केश पतनम, केस का जो झरना होता है ना वो, जिसको इंद्रलुप्त भी कहते हैं। तो यहाँ खालित्य और केश पतना दोनों अलग चीज़ है। खालित्य में हो गया पूरा का पूरा बाल्डनेस पूरा खाली हो जाएगा, जबकि इसमें केस झड़ने का जो सिचुएशन होता है ना, जो बाल झड़ रहा है ऐसा हम लोग कहते हैं वो, तो इन सभी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। साथ साथ नाच वात कफात मनो बलिनो अपि ऊर्ध्व जत्रुजा, यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत यानी सुप्रा क्लेविकुलर, जत्रु हो गया ना क्लेविकल एंड ऊर्ध्व, तो क्लेविकल के ऊपर वाले रीजन, जो सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, जो नेक एंड हेड वाले रीजन है, उसमें कोई भी वात एंड कफ से रिलेटेड कोई भी बलवान व्याधि नहीं होती है। सो वात ऊर्ध्व जत्रुगत में क्या होगा, सिरासूल, पीनस, अर्धाभेदक जैसे हेमिक्रेनिया हो गए, देन कान, नेत्र, इन सभी में सूल, हिक्का, दमा, इस तरह गलग्रह, दांत में दुर्बलता, कान, नाक, नेत्र में कोई भी दोषजन्य स्राव होना, पूतिघ्राण, आस्य गंध, दांत का सूल, अरुचि, हनुग्रह, मन्याग्रह, इन सभी तरह की जो भी व्याधि हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग धूमपान का जो काल है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, कि कितना बार लेना चाहिए, किस किस समय में लेना चाहिए। तो वाघभट जी ने 24 काल बताया, जबकि सुश्रुत जी ने 12 काल बताया। ओके, जिसमें से यहाँ पे तीनों को क्लासिफाई भी किया गया है कि जो आपके प्रायोगिक धूमपान है उसको 24 में कितने होंगे, 8 + 11 + 5, 11, 8, 19, 5, 24। ओके, 1 मिनट में इसे फिर से करता हूँ। तो 11, 8, 19 + 5, 24 इन्होंने वाघभट जी ने बताया। 24 को डिवाइड किया प्रायोगिक, स्नेहिक एंड विरेचनिक में, जबकि सुश्रुत ने जो 12 काल बताया उसमें प्रायोगिक 4 बार, स्नेहिक 5 एंड विरेचनिक 3 टाइम्स। ओके, जबकि आचार्य चरक ने यहाँ पे सिर्फ प्रायोगिक धूमपान, इसमें जो ये सिर्फ प्रायोगिक धूमपान है ना, उनके 8 काल के बारे में बताया। ओके, तो प्रायोगिक के वाघभट ने 8 एंड सुश्रुत ने 4 काल बताए, और चरक ने भी प्रायोगिक के 8, और चरक ने सिर्फ प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए, स्नेहिक, विरेचनिक इन सभी के नहीं। ओके,
तो जो प्रायोगिक या 8 काल हैं उनका नाम आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातून के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद, निद्रा लेने के बाद। ओके, ये 8 काल प्रायोगिक धूमपान का इन्होंने बताया। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने धूमपान की कितनी मात्रा और किस तरीके से धूमपान करना है उसके बारे में बताया। उस विधि को जानने से पहले इस टर्म को समझिए, कस या अपान या घूंट, या फिर इसी को अभी के टर्म में जो है पफ कहते हैं। ठीक है, तो पफ कहने का मतलब हुआ कि एक बार जो धूमपान अंदर लिए और एक बार छोड़े, इसको एक घूंट कहते हैं। ठीक है, या एक पफ या कस या अपान कहते हैं। तो इसको जो विधि इन्होंने बताया है वो है पेय स्युः अपान त्रियः त्रयः त्रयः, यानी कि एक बार में आपको 3 घूंट लेना है। ठीक है, इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है। मतलब टोटल कितना हो गया, 3 × 3 9 घूंट हो गए। 9 घूंट या 9 कस लेना है। कैसे लेना है, ऐसे। तो ये क्या हुआ, 3 हुआ। एक बार लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, तो एक बार में 3 लिए और ऐसा ही हमको 3 बार रिपीट करना है। तो टोटल कितना हो गया, 9 घूंट लेना है। ये धूमपान का इन्होंने विधि बताया। ओके, अब जो है इन्होंने ये प्रायोगिक का जो 8 काल बताया कि इन 8 टाइम में से आप किसी भी समय में आप धूमपान कर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और लिस्ट बताया जिसे आपको याद रखना है कि प्रायोगिक के लिए जो है 2 बार यूज कर सकते हैं दिन में। इस 8 काल में से किसी भी 2 टाइम में आपको यूज करना है, लेकिन इसी 8 काल में से किसी में लेना है, इसके अलावा किसी और में नहीं। स्नेहिक के बारे में इन्होंने कहा है कि सिर्फ एक बार, और विरेचनिक को जो है एक दिन में 3 या 4 बार आप ले सकते हैं, वो भी इसी 8 काल में से किसी एक में। ओके, नेक्स्ट जो है, अब हम सम्यक धूमपान कर लिए हैं तो उसका क्या लक्षण होगा, तो उनके बारे में बताया इन्होंने कि हृदय कंठे इंद्रिय संशुद्धि, यानी हृदय कंठ एंड इंद्रिय में मेनली ज्ञानेंद्रिय, इनकी क्या होगी, शुद्धि होगी। इसके अलावा लघुत्वम शीर्ष, जो सिर वाले रीजन, हेड वाले रीजन, उसमें लघुता, हल्कापन लगेगा। एंड समः यथेरितानाम दोषानाम, जो भी दोष, जो बढ़े हुए दोष है उनको क्या करेगा, वो समन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सम्यक धूमपान के लक्षण। ओके, देन नेक्स्ट, यदि कोई पर्सन अकाल में पित्त कर लिया, अकाल पित्त करने का मतलब जो धूमपान किया उसके लिए जो इन्होंने 8 काल बताया, उसके अलावा किसी और टाइम में पी लिया धूमपान, या फिर अतिपित्त। अतिपित्त में क्या है कि पी तो रहा है धूमपान, उसी टाइम में करा, उसी 8 काल में, लेकिन एक्सेस कर रहा है, जो इन्होंने बताया कि हाँ 2 ही बार लेना है प्रायोगिक का, तो उससे ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से जो कुछ उपद्रव आते हैं, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उनके बारे में। तो उसमें बताया इन्होंने बाधिर्य, आंधे एंड मुकत्व, यानी बहरा, अंधा एंड गूंगा, ये तीनों हो जाएगा। इसके अलावा रक्तपित्त एंड शिरोभ्रम, ये सारे उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन आएंगे यदि अकालपित्त या अतिपित्त किया। ठीक है, साथ साथ उस उपद्रव की इन्होंने चिकित्सा भी बताया। उस चिकित्सा में जो 4 कर्म, सर्पीपान, नावन वर्ड जो है मेनली नस्य के लिए आया है, अंजन एंड तर्पण, ये 4। सर्पी यानी घी का पान कराना है, नस्य, अंजन एंड तर्पण, उसमें भी जो 3 केस उन्होंने बताया, जैसे वात पित्त व्याधि हो गया, रक्त पित्त हो गया, या फिर कफ पित्त। तो इन तीनों में क्या है, पित्त जो है अनुबंध है। ठीक है, पित्त अनुबंध है, यानी कि वो थोड़ा कम है। मेन जो है डोमिनेंट या प्रधान, इसमें वात है, इसमें रक्त है और इसमें कफ है। एंड जो है लेस डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म में जो पित्त है। तो उस केस में क्या करना है, जैसे वात पित्त है तो वात के लिए मेनली स्निग्ध चाहिए ना, तो स्निग्ध द्रव्य से सिद्ध किया हुआ सर्पीपान, नस्य, अंजन अंतर्पण। जैसे रक्त पित्त है तो रक्त मेनली जो उष्ण है, तो इसलिए शीतल द्रव्य से सिद्ध किया हुआ सर्पीपान, नस्य, अंजन अंतर्पण। एंड कफ पित्त में क्या है, कफ के लिए हमको रुक्ष देना होगा, तो रुक्ष द्रव्य से सिद्ध किया हुआ सर्पीपान, नावन, अंजन तर्पण, ये देना है। नेक्स्ट है धूमपान के अयोग्य व्यक्ति, यानी कि किस किस को धूमपान नहीं देना है। तो धूमपान जैसे पंचकर्म में मेनली वमन के बाद धूमपान देना होता है, क्योंकि जो कुछ कफ बच जाते हैं। तो धूमपान क्या है, इसका जो होता है वाटर को जो डिहाइड्रेशन से भी बढ़िया आप ये कह सकते हैं ड्राइंग फीचर होता है, जिसके वजह से कफ को सुखाने का काम करता है, हटाने का काम, इसीलिए वमन के बाद देते हैं। लेकिन बस्ती विरेचन इन सभी के बाद नहीं देते। इसके अलावा जो है पित्तज, रक्तज विकार, जैसे रक्तज में आप लोग रक्त पित्त ले सकते हो, पित्तज में भ्रम, मूर्छा, तृष्णा, इन सभी को ले सकते हो। देन निर्जलीकरण की स्थिति हो गया। ओके, ना मद दुग्धे पित्वा, यानी मदपान के बाद या दुग्ध पीने के बाद, या फिर तिमिर रोग जो कैटरैक्ट होता है उसके बाद नहीं करना है। इसके अलावा संखक रोग हो गया, या फिर रोहिणी या डिप्थीरिया आप जो कहें, या प्रमेह हो गया, या
मदात्य हो गया, इन सभी व्याधि में भी धूमपान नहीं करना है। इसके अलावा कुछ कॉमन जो है, जैसे कि आप लोग गर्भिणी हैं, इनमें जानते हो नहीं करना है। विस्पीड़ित हो गया, सूख है, दुखी है, थकावट है, ठीक है, मद उन्मत्त है, आम दोष है, पित्त व्याधि है, इन सभी में, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा के बाद, इन सभी केस में धूमपान नहीं कराना है। ओके, इसके बाद जो है धूमपान की विधि के बारे में इन्होंने बताया है। तो धूमपान इन्होंने बताया कि आप नासा या मुख यानी नोज से या फिर माउथ, इन दोनों रीजन से, इन दोनों जगहों से आप धूमपान अंदर ले सकते हैं, लेकिन जब भी आपको छोड़ना है तो सिर्फ मुख से छोड़ना है, नाक से नहीं छोड़ना है। ओके, आई एम रिपीटिंग, नाक से नहीं छोड़ना है, सिर्फ मुंह से ही बाहर निकालना है। जबकि लेने के लिए आप नाक या मुख दोनों से ले सकते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन। ओके, नाक से इन केस में यदि आप धूमपान निकाला जाए तो क्या होगा वो बताया इन्होंने कि चक्षु यानी दृष्टि का नाश हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, क्योंकि ये धूम जो है विरुद्ध मार्ग में प्रवेश कर सकता है नासा से छोड़ने पे। ओके, सो मुख से निकालना है, नाक से नहीं निकालना है। अब जो है नासा से किस केस में लेना है और मुख से किस केस में लेना है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू जानिए। जैसे ये नोज है, नासा है, ठीक है, तो नासा से ऊपर का जो प्रॉब्लम है तो उसमें नासा से आपको धूमपान अंदर लेना है, नाक के थ्रू आप धुआं ले सकते हैं। तो नाक के ऊपर में शिरो, घ्राण एंड अक्षी, यानी सिर हेड वाले रीजन, घ्राण नोज वाला रीजन एंड अक्षी आई वाले रीजन। ओके, इन तीनों रीजन में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे दोष है, तो आप नासा से लेंगे। एंड मुख से किस में लेंगे, तो कंठस्थ दोष की स्थिति यानी नोज के नीचे वाले रीजन यानी कंठ वाले रीजन में दोष है, तो वहाँ से आप मुख, उसमें ऐसा दोष विशिएटेड है, तब आपको जो है मुख से धूमपान करना। ओके, ये है आपका बॉर्डर लाइन, इसके ऊपर नासा और इसके नीचे मुख से आपको लेना है, लेकिन छोड़ना हमेशा मुख से। ओके, अब नासा से किस में लेना है, मुख से लेना, उसके लिए भी थोड़ा इन्होंने बताया कि प्रायोगिक है तो उसको नासा मार्ग से, जबकि स्नेहिक है तो मुख एंड नासा दोनों मार्ग से आप ले सकते हो। इसके बाद जो है थोड़ा विमर्श की ही बात करें तो उसमें इन्होंने यह भी बताया कि धूमपान योग्य वय, किस एज के लोगों को धूमपान कराना है। तो इसमें वाघभट जी ने बताया कि न्यूनतम 18 वर्ष यानी कि 18 साल से कम के बच्चों को धूमपान नहीं कराना, 18 एंड 18 प्लस वालों को धूमपान कराना है। जबकि सारंगधर जी ने बताया है कि 12 से 80, ठीक है, 12 साल से 80 साल का जो रेंज है यही तक धूमपान कर सकता है, 12 से कम और 80 से ज़्यादा वाले को नहीं कराना। ओके, इसके बाद इन्होंने धूम नेत्र जो हमने सिगरेट होल्डर पढ़ा उसका परिमाण के बारे में बताया। तो 3 तरह का, प्रायोगिक, स्नेहिक एंड विरेचनिक। तो यहाँ से यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आप याद रखना, 36, 32 एंड 24 ये अंगुल हो गया आचार्य चरक के अकॉर्डिंग धूम नेत्र का प्रमाण। ओके, वो हमने वहाँ पे बोला था ना बेस्ड ऑन धूमवर्ती, यहाँ पे उसके बेसिस पे धूम नेत्र भी अलग अलग है। ओके, तो वहाँ तो धूमवर्ती के अकॉर्डिंग बोला था, यहाँ धूम नेत्र का भी अलग अलग प्रमाण है अलग अलग धूमपान में। ओके, अब सुश्रुत एंड वाघभट जी की भी बात की जाए तो इन्होंने भी इसी तरह का डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है इन तीनों के लिए। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 48, 32 एंड 24 अंगुल एंड वाघभट जी के अकॉर्डिंग 40, 32 एंड 24 अंगुल। सो जो स्नेहिक एंड विरेचनिक है वो इन तीनों ने सेम माना है, 24 अंगुल, 24, 24, 32, 32, 32। बस जो प्रायोगिक है उसमें डिफरेंस है, 48, 36 एंड 40। ओके, इसके अलावा जो कुछ 1-2 एक्स्ट्रा है जैसे कासगन वामक है उसके लिए अलग अलग प्रमाण दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। सो धूमपान का ये लास्ट पॉइंट यह है कि धूमपान जो है सम्यक या अयोग एंड अतियोग, जो सम्यक है उसके लिए सुपित, अयोग के लिए अपित एंड अतियोग के लिए अतिपित वर्ड आया। तो सम्यक धूमपान हुआ तो क्या सब फीचर आएगा, सम्यक हुआ यानी कि जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि या थोरिक्स रीजन की व्याधि है वो दूर हो जाएगा, उसमें लाइटनेस आ जाएगा। सो उरह, कंठ एंड सिर इन सभी रीजन में लघुता आएगा, साथ साथ जो कफ है उसमें तनुता आएगा। ओके, जब अयोग हो गया तब क्या हो गया, तो स्वर अशुद्ध हो जाएगा, कंठ में क्या होगा, कफ से भर जाएगा, जबकि ठीक होना चाहिए लेकिन अपित है तो क्या हो गया, कफ से भर जाएगा। साथ साथ स्तमित मस्तक, जो मस्तक सिर वाला रीजन है उसमें जकराहट हो जाएगा। एंड धूमपान का यदि अति योग हो गया, एक्सेसिव धूमपान हो गया तो क्या होगा, तो धूमपान का हम नेचर में जान रहे थे, ये ड्राइंग नेचर है, सुखाने का काम करता है तो वही करेगा, तालु, मुर्दा एंड कंठ रीजन में जो शोष हो जाएगा। ठीक है, इतना कि जो है हेमरेज वाला कंडीशन आ जाएगा, वेसल्स में रक्त श्रवण हो जाएगा, साथ साथ उसके कारण जो है मूर्छा, शिरोभ्रम एंड इंद्रियान उपतप्यन्ते, जो इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां हैं उसमें उपताप या विकलता आ जाएगी। ओके,
इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है नस्य कर्म, स्वस्थ वृत्त का थर्ड हेडिंग नस्य। तो नस्य क्या है? नस्य मेनली आपका शिरोविरेचन है, जिसमें हम नासा के थ्रू जो है, जो नोस्ट्रिल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है उसके थ्रू जो हम तेल को जो है नाक में प्रवेश कराते हैं, नाक में डालते हैं, ठीक है, मेनली। और उस तेल में भी जो मुख्य रूप से अनु तेल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो नस्य के लिए इन्होंने जो प्रयोग काल बताया कि किस समय में नस्य कर्म करना चाहिए, तो उसमें बताया वर्षे वर्षे अनुतेले, यानी कि हर वर्ष जो है नाक में अनुतेल का प्रयोग नस्य के रूप में करते हैं। लेकिन उस वर्ष में जो है टोटल 6 ऋतु होते हैं ना, उसमें जो है मुख्य रूप से 3 ऋतु, प्रावृत, शरद एंड वसंतेषु, यानी वर्षा, शरद एंड वसंत ऋतु। इन 6 ऋतु में, एक वर्ष में जो 6 ऋतु आते हैं उसमें से इन 3 ऋतु में नस्य कर्म मुख्य रूप से इन्होंने कहा है। उसमें भी कौन सा सिचुएशन है? गत मेघे नभस्तेले, यानी कि जब नव आकाश में जो मेघ यानी बादल जो है ना हो, ठीक है, जब आकाश में बादल ना हो तब इन तीनों ऋतु में हर वर्ष में जो अन्य तेल को नस्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सो नस्य लेने से क्या लाभ होता है वो जानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट इन्होंने बताया है, इसमें से कुछ लाभ के बारे में यहाँ लिख रखा है, वो मैं बोल रहा हूँ। तो उनमें यह है कि नाच केशः प्रमुच्यन्ते वर्ध्यन्ते च विशेषता, यानी कि जो केस होते हैं उसमें क्या होता है ना प्रमुच्यन्ते, बाल जो है झड़ता नहीं है, टूटता नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट क्या है? वर्ध्यन्ते च विशेषता, विशेष रूप से जो वृद्धि होता है, यानी कि नस्य लेने की वजह से जो आपका बाल है उसका झड़ना, ग्रेइंग होना ये नहीं होता है, बल्कि बाल बढ़ता है। सो नस्य लेना चाहिए। देन सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम, जितनी भी इंद्रियों में विमलता है इंद्रियां हैं उसमें वैमल्यता होता है, यानी मल जो है दूर होता है, स्वच्छ होता है इंद्रिय। साथ साथ बलम भवति च अधिकम, साथ साथ जो उस इंद्रिय में अधिक रूप से बल होता है, अधिक बलवान हो जाता है इंद्रिय। ओके, ना च अस्य रोगा सहसा प्रभवंत ऊर्ध्वजत्रुज, यानी ऊर्ध्वजत्रुगत जो है सुप्रा क्लेविकुलर रीजन है उसमें जो सडन डिजीज कोई भी सहसा रोग नहीं होता है, ठीक है, बल्कि समन ही हो जाता है ऊर्ध्वजत्रुगत, जैसे कि मन्यास्तंभ हो गया, सिरहसूल हो गया, सिरह कंप हो गया, अर्दित हो गया, हनुस्तंभ, पीनस, अर्धाव भेदक जो हेमिक्रेनिया वाला डिजीज है। तो ऐसे कोई भी ऊर्ध्वजत्रुगत रोग जो है ये सडनली नहीं होता है, इसके बदले जो है ये ठीक ही हो जाता है। इसके अलावा जीर्यते च उत्तम अंगेशु जरा न लभते बलम। ओके, जीर्यते जो जीर्ण हो जाता है, यानी वृद्धावस्था आने पर, ठीक है, जो उत्तम अंग है, जो भी अंग है उसमें क्या है, उसकी वृद्धता का जो है जरा वाला लक्षण ना हो करके जो और बलवान ही रहता है वो वृद्धा वाला लक्षण नहीं आता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। सो हमने यहाँ पे कहा था कि हमें नस्य के रूप में मेनली जो अनुतेल का यूज करना है। तो अनुतेल कैसे बनाते हैं उसका जो है मेथड यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनके बारे में इन्होंने यह बताया कि सतगुणे महेंद्र तोया, यानी कि जो महेंद्र जल होता है, जो आकाशीय जल होता है उसका 100 गुना आकाशीय जल लेते हैं औषध द्रव्य का। तो यहाँ औषध द्रव्य के बारे में इन्होंने बताया है, जब हमने इसे काउंट किया तो 27 औषध द्रव्य हैं और इसमें सबसे पहला जो द्रव्य है वो है चंदन। ओके, बाद बाकी तेजपत्र, दारू, हल्दी और भी बहुत सारे आप उसमें से देख लें। तो ओवरऑल जो है 27 द्रव्य हैं, सबसे फर्स्ट द्रव्य चंदन था। तो ऐसे 27 औषध द्रव्य लेना है और जो उसका क्वांटिटी होगा उसका 100 टाइम्स वाटर लेना है, आकाशीय जल लेना है। ओके, अब इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान के चले कि हमारा जो 27 द्रव्य है और सबको मिला करके हमें 1 kg हुआ है, तो हमको जो है इसका 100 टाइम्स यानी 100 लीटर वाटर लेना है। ओके, अब इसको जो है इस वाटर में डाल करके इसको हीट करना है। हीट कब तक करना है? तो तेलात 10 गुणम शेष है, यानी कि जो इसका 1/10 पार्ट जब तक नहीं बचे तब तक हीट करना है। जो क्वाथ बनाने का मेथड को जो है थोड़ा ये डिस्कार्ड कर रहा है, लेकिन इसमें तब तक हीट करना है जब तक इसका 1/10 शेष ना रहे, यानी कि 100 × 1/10। तो कितना बचा? 10 लीटर। तब तक हीट करेंगे जब तक 10 लीटर ना बचे, यानी 90 लीटर वाटर इवेपोरेट हो जाए तब तक हीट करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 10 बार पाक करना है। तो उसके लिए जो सबसे सिंपल वे जो इसको 10 अलग अलग जो है कंटेनर में रख लेंगे 1-1 लीटर। ठीक है, 10 लीटर हमको जो बचा उसको 1-1 लीटर करके 10 कंटेनर में रखेंगे। अब जो स्नेह पाक का जो नॉर्मल मेथड होता है, कल्क टू स्नेह टू ड्रग, आप जो है भेषज कल्पना जब पढ़ोगे तो वहाँ कर लोगे, इसमें पढ़ लोगे अच्छे से, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्मली ये है, यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो स्नेह पाक का जो मेथड है उसके थ्रू हम इसको पाक करेंगे। और हर बार क्या है कि 1 लीटर इसमें ऐड किए और उसके बाद स्नेह पाक करेंगे।
ठीक है। जब ख़त्म होगा फिर दूसरा लीटर ऐड करेंगे स्क्वाथ को, फिर तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, सातवां करेंगे, ऐसे करके टोटल 9 बार पाक किए तो 9 बार सिद्धि हुआ। जब 10वां बार सिद्धि कर रहे हैं, जिस समय 10वां बार जो ये 1 लीटर क्वाथ मिला रहे हैं, उस समय क्या करना होगा हमको कि इक्वल अमाउंट में बकरी का दूध, ठीक है। तो 10 बार पाक करना है, ये तो क्लियर हो गया, 10 बार सिद्धि करना है। और जो 10वां पाक है, 9 बार तो कर दिए, क्वाथ मिला है, कल्क स्नेह द्रव है ना, तो जो द्रव मटेरियल, जो क्वाथ मटेरियल है, उसके जगह पे यही 1-1 लीटर हर बार दे करके हम इसको पाक कर रहे हैं। और जो 10वां बार कर रहे हैं तो सम अंश छागलम पाया, जो बकरी का दूध होता है इक्वल अमाउंट में बकरी का दूध उसमें ऐड करना है और उसके बाद पाक करना है। सो मेथड तो क्लियर कट यहाँ तक क्लियर हो गया है कि 100 टाइम्स जो है वाटर लेना है, जो भी द्रव्य है, और उसको तब तक हीट करना है जब तक जो है उसका जो 1/10 ना बच पाए। ओके, यानी 100 लीटर लिए हैं तो जब तक 10 लीटर ना बचे, यानी 90 लीटर एवेपोरेट हो जाए, तब तक हीट करना है। और हीट करने के बाद जो है उसको 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है और एक एक बार लेकर के जो है 10 बार पाक करना है। जैसे आप पंचावर्तित स्नेह पाक पढ़ोगे, सप्तावर्तित स्नेह पाक पढ़ोगे वहाँ पर, ऐसे ही 10 आवर्तित ही इसको समझ लो कि 10 बार हमको स्नेह पाक करना है, ठीक है। तो 10 बार पाक करना है, 9 बार तो नॉर्मल करना है, 10वें बार में जो हमको इक्वल अमाउंट में बकरी का दूध भी ऐड करके देन इसको पाक करना है। सो उसके बाद जो तेल बचेगा उसे ही अनुतेल कहेंगे। ओके, तो इसको अनुतेल क्यों कहेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक और हो सकता है? तो इसको अनुतेल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, हमने 10 बार पाक किया, ठीक है। तो 10 बार पाक होने के वजह से इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी अणु से अणु स्रोतस में जाने की क्षमता हो जाती है, छोटे से छोटे स्रोतस में जाने में कैपेबल हो जाता है। 10-10 बार पाक कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको अनुतेल कहते हैं। या दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो डोज है वो कम होता है, अणु होता है, इसीलिए अनुतेल कहते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि तेल का जो है अणु अणु में गुण आ जाता है, इतना पाक करते हैं तेल का छोटे छोटे पार्ट में भी जो है ये गुण आ जाता है, इसीलिए इसको अनुतेल कहते हैं। यूनिक चीज़ क्या है इस अनुतेल में? तो इसमें यूनिक चीज़ ये है कि इसमें 10 बार सिद्धि करते हैं, ठीक है। दूसरा यूनिक चीज़ क्या है कि नॉर्मल जो क्वाथ कल्पना होता है उसमें हम क्या करते हैं, 16 टाइम या 8 टाइम्स वाटर लेते हैं या कोई भी लिक्विड मीडिया लेते हैं और उसके बाद हीट करते हैं, रिड्यूस टू 1/2। यहाँ पे क्या किया हमने, 100 लीटर वाटर, 100 टाइम्स वाटर लेकर के और 1/10 रिड्यूस किया। सो ये तो कुछ यूनिक चीज़ है इसमें। सो अनुतेल का जो है डोज क्या है वो बता रहा है इन्होंने, अर्धपल या 2 तोला। 1 तोला आपको होता है टोटल 12 ग्राम, तो 2 तोला हो गया 24 ग्राम, तो ये हो गया इसका डोज। उसके बाद इसका प्रयोग विधि क्या इन्होंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना है। तो प्रयोग विधि में क्या है, नावने त्रिभी, नावन हो गया नस्य, ओके, त्रिभी यानी 3 टाइम्स, त्रयाः च सप्ताह एतत् कर्म समाचरित, यानी 3 बार आपको लेना है, हर तीसरे दिन पे लेना है और टोटल 1 सप्ताह यानी 7 दिन लेना है प्रत्येक ऋतु में, ठीक है। क्या कह रहा है, त्रयाः, एक दिन में आपको 3 बार नस्य लेना है, ठीक है, और हर तीसरे दिन लेना है। हर तीसरा दिन लेने का मतलब 1 दिन छोड़ के, कैसे है इस डायग्राम के थ्रू समझिए। तो जैसे आज पहला दिन लिए, दूसरा दिन छोड़ करके तीसरा दिन लिए, ठीक है। तो फिर ये मान के चलिए पहला दिन है तो दूसरा दिन छोड़ के फिर तीसरा दिन लेना है, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेना है। तो क्या है कि हर तीसरा दिन लेने का मतलब है कि 1 दिन बीच में गैप करके लेना है, फिर 1 दिन गैप किए तो फिर 9वें दिन लेना है, फिर 10वां दिन गैप किए तो 11वें दिन लेना है, फिर 12वां दिन गैप किए तो 13वां दिन लेना है। टोटल हमको कितना बार लेना है, 7 दिन, सप्ताह एतत् कर्म यानी 7 दिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस 7 दिन को नस्य में रूप में लेना है और हर तीसरे दिन पे लेना है, यानी पहला दूसरा तीसरे दिन, पहला दिन लिए तीसरे दिन लिए, फिर पहला दूसरा तीसरे दिन, देन पहला दूसरा तीसरे दिन, ओके, देन पहला दूसरा तीसरे दिन। तो ऐसे करके जो हमको टोटल 7 दिन लेना है और हर तीसरे दिन पे लेना और 1 दिन में 3 बार नस्य लेना है। तो ऐसे करने में हमको टोटल 13 दिन का नस्य का टाइम लग जाएगा। ओवरऑल हमको 13 दिन लगेगा। हमको 7 ही दिन लेना है, लेकिन 13 दिन कैसे लगेगा ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये श्लोका का ये लाइन भी क्लियर हो गया, नावने त्रिभी यानी नस्य जो है 3 बार लेना है, 1 दिन में 3 बार लेना है। उसके लिए ये बताया अच्छे से, त्रयाः चो सप्ताह एतत् कर्म समाचरित, यानी कि 1 दिन में 3 बार लेना है और हर तीसरे दिन पे लेना है, टोटल 7 दिन लेना है। तो टोटल 7 दिन लेने में जो हमारा 13 दिन का टाइम चला जाएगा इसमें।
और ये हर ऋतु, यानी कि एक ऋतु में हमको 7 दिन लेना है, लेकिन वो 7 दिन लेने में हमको 13 दिन का टाइम लगेगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ओके, चक्रपाणी के अनुसार इन्होंने कहा है कि तीसरे दिन लेना है, यानी कि एक एक दिन छोड़कर कुल 7 नस्य लेना है, और इसमें 13 दिन का जो है उपकर्म लग जाएगा। इसे बेनिफिट क्या है, तो लाभ है त्रिदोषघ्नम, यानी कि जो तीनों दोष है वो दूर होगा, साथ साथ इंद्रियाणाम बलप्रदम, जो इंद्रियां हैं उसको बल मिलता है। ओके, एंड सुश्रो जिन्होंने कहा है कि व्रण एंड भग्न में बेनिफिशियल होता है। इसके बाद जो है दंत पवन एंड जीवा निर्लेखन एंड आगे के जो भी स्वस्थवृत्त वाले प्रोसेस हैं, जो भी कर्म हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो है अभी 3 जो कर्म थे स्वस्थवृत्त में, जो अंजन, उसके बाद धूमपान एंड नशे, मेनली धूमपान बहुत बड़ा था और इसे हमें पूरा कवर भी करना था, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पड़े, क्योंकि इसमें आपको जो है सेकेंड ईयर के सब्जेक्टिव के साथ साथ जो थर्ड ईयर में भी जो स्वस्थवृत्त करके एक सब्जेक्ट ही है आपके लिए, उसमें भी बहुत हेल्प होगा। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, बट आगे के जो भी दंत पवन जीवा निर्लेखन ये सब बहुत छोटा छोटा है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल आयुर्वेदा भव को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।